सभी को नमस्कार। एक ओंकार। चलिए सभी दोस्त आ जाइए लाइव, फिर कहानी शुरू करते हैं। सो नाइस ऑफ यू। सो नाइस ऑफ यू। वेरी नाइस। थैंक यू जगदीश। किरण थैंक यू। सभी के कमेंट्स आते हैं। नाइस। डोंट वरी, अब टेक्निकल कोई इशू नहीं होगा। कल टीम ने बहुत अच्छे से चीज़ों को ठीक किया है, तो आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो। वॉइसिंग का जो इशू होता है, उस इशू में एक प्रॉब्लम आती है कि बहुत हैवी ट्रैफिक है और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो एक साथ कमेंट करते हैं, तो टेक्निकल इश्यूज आ ही जाते हैं। बट अब कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू अजय साहब। थैंक यू सुनील साहब। थैंक यू। सब पर आशीर्वाद रखिएगा। पीपल आर अमेजिंग। आई लव द वे दे रिएक्ट। बेसिकली बहुत अच्छे इंसान हैं। अमेजिंग। आप लोगों की क्लास मंडे से फ्राइडे तक चला करेगी। सैटरडे और संडे आप लोगों के पास समय रहा करेगा, जिस समय में आप लोग अपनी रिवीजन लगा सकते हैं, सभी वीडियोस को बार बार देख सकते हैं, अपने कंटेंट्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। जी 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 अंकित साहब, मैं जो चीज़ करा रहा हूँ वो रिसर्च है, कोई किताबी बातें नहीं है। थैंक यू सो मच। तो जो चीज़ें आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा वो बातें यही थी कि दोस्तों, आप लोगों का जो भी कंटेंट्स है वो सारा का सारा PDF फाइज कल से अपलोड होना शुरू हो जाएगा। उसमें कोई भी इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। और वेरी नाइस। जी पंकज जी, आपकी बात का मैं बिल्कुल ध्यान रखूंगा सर। जैसे ही 8:35 हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा। चलिए दोस्तों, कमेंट वाले सेक्शन को रोकते हैं। अब अपनी कहानी को पढ़ने पढ़ाने के काम पर लगते हैं, क्योंकि कमेंट्स का जवाब देने के लिए नहीं, हम यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं। तो मुझे लगता है पिछली क्लास की बातचीत को मैं कंटिन्यू करना चाहूंगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, पिछली क्लास में हम लोगों ने बात करते हुए नाउन का डिस्कशन शुरू किया था, और नाउन के इस जिक्र को थोड़ा डेलिब्रेटली हम आगे समझने की कोशिश करते हैं। नाउन अपने आप में क्या है, कैसे पहचाना गया, इन चीजों की एक छोटी सी रिवीजन, और उसके बाद कहानी को लेके चलेंगे आगे। नाउन की डेफिनेशन हम लोगों ने तैयार की थी दोस्तों अपने नोट्स में। फटाफट से देखना चाहें देखें, वरना मेरे साथ मिलकर रिवाइज करें। नाउन की डेफिनेशन अगर हम समझने की कोशिश करें तो नाउन की डेफिनेशन हम लोगों ने तैयार की नेमिंग वर्ड, और नाउन को समझने के लिए हम लोगों ने इसे समझना शुरू किया फंक्शनल ग्रामर पर। फंक्शनल शब्द बना है फंक्शन से, और फंक्शन का मतलब हमें समझ आया कि किसी भी शब्द को देखने से नहीं, शब्द का यूज कैसे किया जाता है, इसके आधार पर हम लोगों को उसे पहचानना होता है। तो नाउन की डेफिनेशन हम लोगों ने फंक्शनल लेवल पर तैयार की नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड को हम लोगों ने 4 हिस्सों में बांटा। सबसे पहले विजिबल, दूसरी कैटेगरी हमने कही फेल्ट ओनली, तीसरी बात इक्विवेलेंट, और उसके बाद हमने कहा यूनिट। फिर नाउन को अगर हम पहचानने की कोशिश करें तो नाउन तो नाउन को पहचानने के लिए 3 क्वेश्चन वर्ड्स हमारे सामने आए। एक हमने कहा व्हाट, एक हु और एक हुम। और यहीं से हम लोगों ने कुछ लिखे हुए सेंटेंसेस को ध्यान से देखा, समझ में आया कि जरूरी नहीं है कि देखने में कोई शब्द नाउन लगे, पर हर बार वो नाउन नहीं होता, कभी कभी वो कुछ और पार्ट्स ऑफ स्पीच का काम करता है। इसके ठीक बाद हम लोगों ने आगे समझने की कोशिश की कि
लिखे हुए पार्ट्स ऑफ स्पीच की आगे हम लोगों ने बात की, वो अलग चीज थी, लेकिन नाउन पर हम कॉन्सेंट्रेट किए तो नाउन के हम लोगों ने 4 टाइप्स का जिक्र किया। वो चारों टाइप्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले प्रॉपर नाउन, दूसरी बात हमने कही कॉमन नाउन, तीसरी बात हम लोगों ने कही मटेरियल नाउन, और आखिरी बात हमने कही कलेक्टिव नाउन। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर इन चारों के चारों टाइप्स को हम समझने की कोशिश करें तो ये चारों के चारों वो टाइप्स हैं, ये चारों के चारों वो टाइप्स हैं, ये चारों के चारों वो नाउन्स हैं जिन्हें हम देख सकते हैं। अगर हम इन चारों के चारों नाउन्स को देख सकते हैं तो जिन्हें विजिबल हमने कहा था वो ही है ये चारों के चारों नाउन्स, प्रॉपर, कॉमन, मटेरियल, कलेक्टिव। तो चारों के अलावा फेल्ट ओनली कैटेगरी अगर हम लोग लेकर आना चाहें तो फेल्ट ओनली के लिए ही हम लोगों को एक कैटेगरी आगे समझने को मिलती है जिसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या लिखा बच्चों? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, सबसे बड़ी बात, मेरा आपका व्यवहार इस सिलेबस को समझने के साथ साथ इस सिलेबस की हर दिन की जरूरतों को पूरा करना भी है। जॉब तो हमें लगना ही है, लेकिन जॉब के लगने के साथ साथ हमारे दिमाग में एक चीज जरूर रहनी चाहिए कि भैया नौकरी लगने के बाद हमें इस लैंग्वेज से ही सारा काम लेना है। एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज है आपकी इंग्लिश। मैंने बताया था कल परसों कि लिंग्वा फ्रैंका भी है और ये अपने आप में एक वर्नैकुलर यानी कि कॉमन लैंग्वेज भी है। तो खैर मैं ज्यादा दूर नहीं लेके जाऊंगा। सबसे बड़ी बात, मुझे आपका अपना समय बचाना है। कंटेंट्स वाइज हम लोग बहुत स्ट्रॉन्ग रहें, ये हमारी जरूरत है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को अगर हम समझने की कोशिश करें लेडीज एंड जेंटलमैन, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए हम लोग यूज करते हैं एक बड़ा प्यारा शब्द जिसे हमने कहा फेल्ट ओनली। और फेल्ट ओनली को याद करने के लिए हम लोगों ने 4 छोटे छोटे शब्द तैयार किए थे। एक एक करके रिवाइज कर लेते हैं। एफ फीलिंग, ए एक्शन, क्यू क्वालिटी, एस स्टेट। स्टेट मीन्स अवस्था होती है। कल की क्लास में लिखे हुए कुछ सेंटेंसेस थे हमारे सामने जिनमें कुछ शब्दों का जिक्र आया था। उन शब्दों की मैं एक बार आप लोगों के साथ लिस्ट बना लेता हूं। एक शब्द हम लोगों ने लिखा था ऑनेस्टी, एक शब्द हम लोगों ने लिखा था लाफ्टर। मैं कल की क्लास के उन शब्दों की बात कर रहा हूं जो हम लोगों ने शायद फेल्ट ओनली कैटेगरी से जोड़कर लिख दिए थे। फाइन, अगर हम कहने की कोशिश करें लव, जिंदगी में अगर लव नहीं मिलता तो उम्मीद कर लो क्या मिल सकता है? हेट्रेड। जैसे अगर मैं कहने की कोशिश करूं तो भैया हम लोग अक्सर कह देते हैं क्या कर लो, अरे क्या कर लो, सुन नहीं पा रहा हूं मैं, फ्रेंडशिप, अरे हाँ है ना। चलो, तो ऐसी ही अगर हम कहने की कोशिश करें तो और भी हमारे सामने शब्द हो सकते हैं। अच्छा देखो, एक बड़ा प्यारा शब्द है, दिल में रहता है हमेशा, बोलकर सुनाना जरा, चाइल्डहुड। एक सेंटेंस, एक छोटी सी बात और मैंने आपके सामने लिखी, एंजॉयमेंट। मैंने एक छोटा सा शब्द और लिखा, अरे हाँ है ना। चलो एक छोटा सा शब्द और मैं लिख लेता हूं, मैंने कहा हार्डशिप। देखो जरा ध्यान से क्या लिखा। तो ये सारे के सारे हमारे ऐसे शब्द हैं जिनको हम लोगों ने फेल्ट ओनली कैटेगरी में रखा। कुल मिलाकर इन्हें हम महसूस कर सकते हैं। डेलिब्रेटली अगर हम इसे समझें, सुन रहा है ना तू, डेलिब्रेटली अगर हम इन्हें समझने की कोशिश करें, बच्चे कुछ लोग बीच बीच में मुस्कुरा रहे हैं, मेरी कोशिश रहेगी कि आपके चेहरे की ये मुस्कुराहट कम ना हो और सीखने की हमारी ये कोशिश भी कम ना हो। दोस्तों इस बात को बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना, जिस चीज को मुस्कुराकर समझा जा सकता है उसके लिए रोने की जरूरत नहीं है। ज्ञान तब खूबसूरत लगता है जब ये स्वाभाविक रूप से आप लोगों के अंदर समाए। ऐसा नहीं कि आपको जबरदस्ती करके कोई चीज सिखाई रटाई या आप समझ पा रहे हैं। जहां ज्ञान के साथ जबरदस्ती है वो ज्ञान आपके शरीर के, दिमाग के, दोनों के लिए बर्बादी लाता है। और जिस ज्ञान को आप स्वाभाविक मानते हैं, पेड़ पर पत्ते आते हैं, स्वाभाविक है, पेड़ को दिक्कत नहीं है, जबरदस्ती पेड़ से पत्ते नहीं उग सकते। फाइन, यही आपके इस ज्ञान की छोटी सी कसौटी है। लेडीज एंड जेंटलमैन, लिखे मैंने आपके सामने कुछ शब्द हैं। अगर हम इन लिखे हुए शब्दों को ध्यान से देखने की कोशिश करें तो बच्चों देखो, एक शब्द था ऑनेस्ट, इसके साथ हमने क्या जोड़ दिया? वाई। हेट एक शब्द था, इसके साथ क्या जोड़ दिया हमने? रेड। एंजॉय के साथ हमने क्या जोड़ दिया? मेंट। कुछ जुड़ रहा है, हाँ है ना। जब कुछ चीज जुड़ रही है तो ये जुड़ने वाली जो चीज है, पहले इस बात को थोड़ा सा हम लोग डेलिब्रेटली समझने की कोशिश करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, बड़े ध्यान से सुनने समझने की कोशिश करें। जो बात मैं कर रहा हूं इसकी जरूरत बहुत दूर तक पड़ेगी। जितना ध्यान से अब हमने समझ लिया उतना फायदा हमें आगे की क्लासेस में आराम से मिलेगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, एक बहुत प्यारी चीज मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूं, ध्यान से देखो जरा। ये मैंने क्या लिखा?
एफिक्सेस, फिर से बोलकर सुनाना एफिक्सेस। अगर इस एफिक्सेस की हम बात करते हैं तो एफिक्सेस को फिलहाल हमने दो हिस्सों में बांट दिया और एक हिस्से का हमने नाम लिखा प्रीफिक्स, दूसरे हिस्से का हम लोगों ने नाम लिखा सफिक्स। दो अलग अलग हिस्सों के हमने नाम लिखे, एक हमने कहा प्रीफिक्स और दूसरे का हम लोगों ने नाम लिखा सफिक्स। जब प्रीफिक्स की हम बात करना चाहते हैं तो प्रीफिक्स और सफिक्स होते क्या हैं, बड़े ध्यान से इसे समझने की कोशिश करते हैं। प्रीफिक्स और सफिक्स की अगर हम बात करते हैं तो ये कुछ ऐसी चीज हुई जो जुड़ती है हमेशा रूट के साथ। रूट से पहले प्रीफिक्स हुआ और रूट के बाद सफिक्स हुआ। अगर इस रूट को मैं थोड़ा सा डेफिनेशन के आधार पर समझने की कोशिश करूं तो ये हो गया हमारे सामने बेसिक फॉर्म ऑफ अ वर्ड। हिंदी में अगर हम इसे कहने की कोशिश करें तो शब्द का मूल रूप, फिर से बोलना जरा, शब्द का मूल रूप। अगर शब्द के आधारभूत रूप की मैं बात करना चाहूं तो इसे हम रूट कहते हैं। इस बात को थोड़ा सा समझने के लिए मैं कुछ एक एग्जाम्पल्स लिखने की कोशिश कर रहा हूं, बड़े ध्यान से सोचने की समझने की कोशिश करना। मैंने आपके सामने एक छोटा सा शब्द लिखा, मैंने आपके सामने कुछ शब्द लिखे हैं दोस्तों। इन लिखे हुए शब्दों में जरा सोचने की समझने की कोशिश करें, कहाँ आपके हिसाब से प्रीफिक्स, कहाँ आपके हिसाब से रूट या कहाँ पर आपके हिसाब से सफिक्स है। जरा इन लिखे हुए शब्दों पर गौर फरमाएं। अभी लिखना नहीं है, पहले ध्यान से देखें समझें, उसके बाद लिखने की बातचीत करेंगे। इन लिखे हुए शब्दों को अगर मैं ध्यान से देखूं तो इन शब्दों में कहाँ प्रीफिक्स है, कहाँ रूट है, अगर सफिक्स है तो वो भी आप मुझे जरा सोचकर बताएं प्लीज। आपकी कोशिश बहुत शानदार है। अब इसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। मेरे सामने लिखे हुए इस शब्द की अगर मैं बात करता हूं तो ये शब्द आप लोगों ने पहचाना रूट, और ये जो भी कुछ लिखा है इसे लोग कह रहे हैं, ये हुआ हमारे सामने प्रीफिक्स। इज माय पॉइंट क्लियर? अब अगर इसे मैं प्रीफिक्स कह रहा हूं और आगे लिखा हुआ जो शब्द है वो रूट है, तो इसका मतलब इन दोनों बातों में कुछ तो गड़बड़ है। क्या मैं किसी इंसान के सामने जाकर ये कह सकता हूं कि आप बड़े डिस हैं? क्या मैं कह सकता हूं कि आप बड़े डिस हैं और मैं आपसे इम हूं? तो इसका मतलब ये समझ में आता है यार ये तो कोई बात ही नहीं हुई। अरे हाँ है ना। अगर इस डिस का अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है तो एफिक्सेस की यही खास बात है कि एफिक्सेस अपने आप में सर शब्द नहीं सेमी वर्ड्स कहलाते हैं। अगर हम इसे हिंदी में कहने की कोशिश करें तो दोस्तों ये शब्द नहीं शब्दांश हैं। शब्दांश का मतलब शब्द का अंश, शब्द का टुकड़ा है। इनका अपना कोई इंडिपेंडेंट मीनिंग नहीं होता। इनका हम जब भी यूज करते हैं तो ये शब्द के साथ जुड़ते हैं तो इनका कोई अर्थ बनता है, वरना इनका कोई अर्थ नहीं होता। इज माय पॉइंट क्लियर? जब हम इन एफिक्सेस की बात करते हैं तो हम सेमी वर्ड्स कहते हैं। अगर हम थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करें तो दोस्तों मेरे सामने यहां शब्द लिखा था कॉन्टिन्यू। क्या लिखा? कॉन्टिन्यू। अब कॉन्टिन्यू अपने आप में हमने रूट कहा और इस रूट के साथ ये जो लिखा है प्रीफिक्स हुआ। मेरे सामने आता है सर डिसरिगार्ड। अगर रिगार्ड की हम बात करें तो ये एक रूट हुआ, डिस अपने आप में एक प्रीफिक्स हुआ। डिजास्टर, अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करें तो यहाँ डिस हटाने से एस्टर नाम का कोई शब्द हमने तैयार नहीं किया, ये अपने आप में ही एक पूरा रूट हुआ। अगला क्वेश्चन डिसएडवांटेज। एडवांटेज अपने आप में एक रूट है और डिस लगाने से हमने इसको बनाने की कोशिश की प्रीफिक्स। इज माय पॉइंट क्लियर? अब इसी बात को दोस्तों यहां समझने का काम करें। हमारे सामने ऑनेस्ट बेसिकली एक एडजेक्टिव है। आप देखो इसीलिए मैंने डे 1 आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच की जानकारी दी, ताकि जब मैं इनके साथ जोड़ना चाहूंगा लॉजिक्स तो आपको एटलीस्ट ये तो पता चले एडजेक्टिव हम कहते किसे हैं। चलो रिवाइज करा देता हूं। एडजेक्टिव हम कहते हैं उस शब्द को जो किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है। ये काम कैसे करता है इसको हम समझेंगे कुछ समय के बाद। मेरे सामने एक शब्द लिखा यहां पर लाफ। लाफ बेसिकली एक वर्ब है, TER। जब हम इसके साथ जोड़ते हैं तो ये बनाया हमारे सामने एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
लव अपने आप में ही लव है, इसको लेकर टेंशन नहीं। फ्रेंड अपने आप में एक कॉमन नाउन है। मैं अगर आपको कहूं कि आपका फ्रेंड बाहर बुला रहा है तो आप पूछेंगे कौन फ्रेंड, क्योंकि फ्रेंड तो कोई भी हो सकता है। याद रखना, हमेशा कॉमन नाउन को पहचानने के लिए एक सवाल अपने दिल में पूछना शुरू कर दें, इस जैसा कोई भी हो सकता है। मैं अगर आपको कहूं कि मेरे दोस्त ने एक कार खरीदी, आप पूछेंगे कौन सी कार, कार तो कोई भी हो सकती है। अरे हाँ है ना, तो सवाल बड़े प्यारे होते हैं समझने के लिए। फ्रेंड अपने आप में एक कॉमन नाउन हुआ, जैसे ही आपने शिप को सफिक्स किया इसके साथ बनता है ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चाइल्ड अपने आप में एक कॉमन नाउन है, हुड सफिक्स करते ही ये बना एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हार्ड अपने आप में एक एडजेक्टिव है, शिप जोड़ते ही आपने इसे बनाया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इन सारी की सारी बातचीत को अगर मैं समझने की कोशिश करता हूं तो बहुत प्यारी बात मेरे सामने आ रही है कि शब्दों के साथ हम कुछ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो ये पीछे से अगर जुड़ रहे हैं तो सफिक्स हुए। अब अगर शब्दों के आखिर में या पीछे जुड़ने वाली बात हुई तो सफिक्स। तो ऐसे सफिक्स जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं, तो इन सभी के सभी सफिक्स को हम कहने की कोशिश करें तो दीज आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन मेकर्स। देखो जरा ध्यान से मैंने क्या लिखा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन मेकर्स। ऐसे सफिक्स जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं, आ जाओ दोस्तों पहले उनकी एक छोटी सी लिस्ट बनाते हैं। हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने के लिए शब्द के अंत में जोड़ सकते हैं। मैं बोलना चाहूंगा, मेरे साथ साथ बोलने की कोशिश करना। एशियन, मैंने सबसे पहले क्या कहा, एशियन, एशियन, शन, आयन, एशियन, इटी। आप चाहें तो बोल सकते हैं टी, सिर्फ वाई, टी एच, एच। इन शब्दों से भी उठा लेते हैं कुछ एक शब्दों को, रेड, टर, शिप, हुड, मेंट, एंस, एंस। और भी आप इसमें से उठा सकते हैं, कोई भी हो सकती है बात। जैसे एक बहुत प्यारी चीज मैंने लिखी, इज्म, एटसेट्रा। ये सभी के सभी वो तरीके हैं जो आप लोगों के सामने लिखे हुए एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने का काम करते हैं। इसमें पॉइंट क्लियर? तो मैं आपके लिए थोड़ा सा रुकना चाहूंगा, पहले इस बात को थोड़ा यहां तक देख लें। ठीक है, देख लें, आई डोंट वांट टू से कि लिख लें, पहले ध्यान से देख लें। लिखने का समय आप लोगों के पास वीडियो रिवाइंड करके देखने का आपके पास मौका रहेगा। अब इस लिखी हुई बातचीत को थोड़ा सा ध्यान से समझ लिया है आप लोगों ने। देखो दोस्तों, लिखने का समय आप लोगों के पास भरपूर होता है, उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। बात तो यहाँ समझने की है, इसीलिए मैं चीजों को बहुत आराम आराम से लेकर चल रहा हूँ शुरुआत में। और जब हमें पिकअप लेना होगा तो उस समय आप लोगों का एक्टिव पार्टिसिपेशन भी मुझे चाहिएगा। यहाँ तक की बात को बड़े ध्यान से हम लोग समझ लेते हैं। हम बात कर रहे हैं एफिक्सेस के बारे में। एफिक्सेस को फिलहाल दो हिस्सों में बांटा, एक हमने कहा प्रीफिक्स, एक हमने कहा सफिक्स। जुड़ते हैं ये जिसके साथ वो हुआ रूट। रूट को डिफाइन करें तो बेसिक फॉर्म ऑफ अ वर्ड। अब अगर हम समझने की कोशिश करते हैं इन सभी के सभी एग्जाम्पल्स के साथ, तो कुछ शब्दों के साथ सफिक्स जोड़कर हम बनाते हैं
एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने वाले इन सफिक्स को हमने कहा एब्स्ट्रैक्ट नाउन मेकर्स। और अब अगर देखें तो ये सभी के सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने वाले कुछ सफिक्सेस हैं, इनके अलावा भी हो सकते हैं। सफिक्सेस की फैमिली बहुत बड़ी है। मैं आपके सामने छोटी सी प्रैक्टिस के लिए कुछ शब्द लिख रहा हूं दोस्तों, इन शब्दों को एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने की कोशिश करें। फाइन, यहां आपको लिखना है क्योंकि इस पर आपका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, लिख रहा हूं कुछ शब्द आप लोगों के लिए। मैंने आपके सामने कुछ शब्द लिखे हैं लेडीज एंड जेंटलमैन। इन लिखे हुए शब्दों को जरा आप पहचानने की कोशिश, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने की कोशिश करें। एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने के लिए आप सफिक्स का यूज करें और याद रखें इस बात को बड़े ध्यान से कि जब हम किसी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बनाते हैं तो वो सिर्फ फेल्ट ओनली कैटेगरी से ही रहता है। फाइन, चलिए दोस्तों फटाफट से एक कोशिश करें, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाकर देखें, फिर हम आगे बात करने की कोशिश करते हैं। तो लिखी हुई बातचीत को थोड़ा आगे कंटिन्यू करें। मुझे लगता है कि इन लिखी हुई बातचीत को अगर थोड़ा ध्यान से देखें तो ये तो अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो गया। आप लोगों ने इनके साथ एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने की कोशिश की होगी। मैनेज से आप लोगों ने बनाने की कोशिश की मैनेजमेंट। मैनेजमेंट देखा नहीं, महसूस किया जा सकता है, पहली बात। दूसरी बात, हमारे सामने लिखा स्कॉलर, स्कॉलर के साथ आपने जोड़ा शिप, स्कॉलरशिप। रिजेक्ट, रिजेक्शन। डिसाइड, डिसीजन। अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं तो आपने डिसीजन स्पेलिंग लिखी। अगर मैं आपसे बड़े ध्यान से पूछने की कोशिश करूं तो डिसीजन जब आप लोग लिख रहे हैं तो इस स्पेलिंग के साथ एक डीई लिखा था, वो कहां गया? अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करें तो वो कहां गया? यही एक नई बात हमारे सामने आती है। और इस बात को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करें कि रूट के साथ हम प्रीफिक्स या सफिक्स जब जोड़ने की कोशिश करते हैं तो रूट के साथ जब प्रीफिक्स या सफिक्स हम जोड़ने की कोशिश करते हैं तो इसी वजह से कभी कभी लिखे हुए रूट के अंदर भी चेंजेस आते हैं और अंदर आए हुए चेंजेस को हम कहते हैं इनफिक्स। क्या कहते हैं? इनफिक्स। यानी कि शब्द के अंदर जो बदलाव आए प्रीफिक्स या सफिक्स की वजह से उसे हम कहते हैं इनफिक्स। इज माय पॉइंट क्लियर? स्टेट लेवल के एग्जाम्स में ये चीज पूछ ली जाती है। स्टेट लेवल के एग्जाम्स में पूछ ली जाती है कि स्पेलिंग के साथ इसमें प्रीफिक्स क्या है, सफिक्स क्या है या फिर इनफिक्स क्या है। क्लियर है? टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट टीईटी में ये सवाल पूछा जाता है कि आपके लिखे हुए किसी भी शब्द के एफिक्सेस कितनी तरह के होते हैं। फाइन। टीईटी एग्जाम्स में एक सवाल और पूछा जाता है कि कौन सी चीज डिपेंडेंट होती है, रूट या एफिक्सेस। आप समझ गए हैं, डिपेंडेंट हुआ एफिक्सेस और इंडिपेंडेंट हुआ रूट। रूट इंडिपेंडेंट क्यों हुआ? आओ एक बार फिर से जांच लेते हैं। मैं अगर आपसे पूछना चाहूं मैनेज का इंडिपेंडेंट मीनिंग है, आप कहोगे जी बिल्कुल है। अरे हाँ है ना। लेकिन अगर आपसे मैं पूछना चाहूं मेंट का कोई इंडिपेंडेंट मीनिंग है? नहीं। ये सवाल आपके टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट में पूछा जाता है। एक बार मैं फिर से बता दूं आप लोगों को, मेरा दायरा किसी एक पेपर को लेकर नहीं है।
मेरा दायरा सभी के सभी एग्जाम्स को लेकर चलना है। जितना मेरा पैरामीटर है उसमें हम सभी एग्जाम्स को कवर करते चलेंगे। ठीक है बच्चों, आ जाओ। एक अगली बात को लेकर चलना चाहूंगा। मेरे सामने लिखा रिवाइज, तो आप लोगों ने हटाए इस ई को और आप लोगों ने लिखा रिवीजन। आयन आपने इसके साथ सफिक्स किया। लाइव, कुछ बच्चों ने इसके जवाब को थोड़ा सा गलत बोल दिया, थोड़ा ध्यान से सुने। शब्द के साथ अगर हम एलवाई जोड़ने की कोशिश करते हैं तो या तो ये बनता है एडजेक्टिव या फिर ये बनता है एडवर्ब। ध्यान रखें, ये कभी भी नहीं बनता नाउन। क्या नहीं बनता दोस्तों? ये नाउन कभी भी नहीं बनता। आगे अगर मैं देखने की कोशिश करूं तो लाइफ से हम लोगों ने तैयार किया एक छोटा सा शब्द लाइफ। लाइफ को आप महसूस कर सकते हैं, है ना? मैं अगर आपसे पूछने की कोशिश करूं, हाँ जी बताओ जनाब जरा लाइफ कैसी चल रही है, तो आप लाइफ का जवाब देने से पहले यही तो सोचेंगे भाई साहब मौज मस्ती चल रही है, टेंशन फ्री हो रही है, तो आपको लाइफ टनाटन है गुरुजी, मजा आ रहा है ना? अब अगर मम्मी पापा आपको डांटे, माहौल खराब हो रहा हो तो, और मैं आपसे पूछूं लाइफ कैसी, आप कहोगे क्या? लाइफ चल रही है। अरे हाँ है ना? तो इसका मतलब लाइफ को महसूस करके आप जवाब देते हैं। एक अगला शब्द हमारे सामने लिखा हुआ है, जरा ध्यान से देखें क्या लिखा। इस डू को लेकर मैं क्या लिखूं, सोचें और मुझे बताएं। इस डू को लेकर कुछ लोगों ने दिमाग में ये सोचा कि एक काम हो सकता है सर कि डू के साथ ई आर जोड़ दें। पहले इसे करेक्ट करने की कोशिश करें। देखो बच्चों, इस चीज को ध्यान से सीख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ये मैंने क्या लिखा, वर्ब। अगर किसी वर्ब के साथ हम ई आर या ओ आर सफिक्स करते हैं, क्या करते हैं, ई आर या ओ आर अगर हम सफिक्स करते हैं तो ये जुड़े हुए दोनों के दोनों शब्द अपने आप में कॉमन नाउन बनते हैं। क्या बनते हैं? कॉमन नाउन बनते हैं। जैसे अगर मान लीजिए एक छोटी सी बात कर रहा हूं मैंने आपको कहा कि आज रास्ते में आते हुए मैं एक टीचर से मिला, तो आपके सामने मैंने शब्द लिखा टीच, एक वर्ब है, हाँ है ना? और इसी के साथ मैंने सफिक्स किया क्या चीज, टीचर। तो मैं अगर आपको कहूं कि मैं आते वक्त रास्ते में एक टीचर से मिला, तो आपका सवाल सबसे पहले होगा कौन टीचर? टीचर तो कोई भी हो सकता है, अरे हाँ है ना, जो जिस जैसा कोई भी हो सकता है, शायद उसी को हम लोगों ने कॉमन नाउन के नाम से जाना था। पहली बात। मैं अगर आगे बात कहने की कोशिश करता हूं, भैया मैं आप लोगों के सामने एक लिख रहा हूं वर्ब सिंग। अगर मैं इसी के साथ ई आर सफिक्स करने की कोशिश करूं तो सिंगर तो कोई भी हो सकता है। ऐसा ही एक शब्द और मैंने आपके सामने लिखा एक्ट, वर्ब है। आपके साथ में अगर ओ आर हम सफिक्स करें एक्टर, कोई भी हो सकता है, अरे हाँ है ना? और जिस जैसा कोई भी हो सकता है उसी को हम लोग शायद कॉमन नाउन कहते हैं। तो दोस्तों डू से डूअर ना बनाकर हमने इस डू से शब्द तैयार किया डीड। अगर मैं आपसे पूछूं ये डबल ई कहां से आया, ये इसका इनफिक्स है। इज माई पॉइंट क्लियर? अगली बात से जोड़ने की कोशिश करता हूं। लिखा है एक्सपेक्ट, क्या लिखा है, एक्सपेक्ट। हमने इसके साथ सफिक्स किया एशन, ठीक है। एक अगला शब्द लिखा है पुअर। इस पुअर को दो तरीके से हम लोग बना सकते हैं। एक शब्द हमने तैयार किया पुअरनेस और एक शब्द हम लोगों ने तैयार किया पॉवर्टी। अब मैं अगर आपसे पूछना चाहूं मेरे दोस्तों, आपने जो भी कुछ किया ठीक है, लेकिन ये वी और ई कहां से आ गया? तो ये आप बता सकते हैं सर, स्पेलिंग के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं वो क्या कहलाते हैं, इनफिक्स। क्लियर है? अगली बात से मैं सोचना समझना शुरू करूंगा। ये क्या लिखा, एनिमी। इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन जब बनाने की हम कोशिश करते हैं, ये है इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। गौर से देखिए इसको, इस ई को इस स्पेलिंग से गायब होते हुए हमने देखा, ये अपने आप में क्या हुआ दोस्तों, इनफिक्स। इनको सीख लो, स्पेलिंग टेस्ट पर जब पहुंचेंगे ना तो बहुत प्यार से मदद करती हैं छोटी छोटी चीजें। फाइन। आगे लिखा मेरे सामने रियल। अब रियल से दो चीजें बनाई जा सकती हैं। एक आप लोगों ने कहा रियलिटी, क्या कहा, रियल के साथ इटी सफिक्स कर दिया। आप चाहें तो इसी से एक छोटी सी बात और लिख सकते हैं, रियलिज्म। क्या लिखा बच्चों, रियलिज्म। डिस्कस, डिस्कस से आप लोगों ने सिर्फ आयन सफिक्स किया और ये बनता है डिस्कशन। क्या यहां तक की बात क्लियर है? तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाए कैसे जाते हैं ये हम लोगों ने समझने की कोशिश की। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं, हाँ या ना? तो मुझे लगता है पहले यहां तक की बात एक बार बस देख लें, फिर कहानी आगे लेके चलता हूं। टेक योर टाइम प्लीज।
मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने यहाँ तक की बात अच्छे से समझ ली है और इन एफिक्सेस का रोल क्या है ये आगे हमें बहुत दूर तक जाकर मदद करेगा। और इन सफिक्सेस के आधार पर ही अब मैं क्वेश्चंस आप लोगों के तैयार कराना शुरू करूंगा। चलिए दोस्तों, मुझे लगता है थोड़ी सी बातचीत को मैं मिटा दूं और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का खेल समझ आया। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कुछ शब्द तो होते हैं जैसे लव, जैसे अगर मैं कहने की कोशिश करूं पॉलिसी, कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स तो होते हैं और कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स सफिक्सेस के आधार पर बनाए जाते हैं। फाइन। और कभी कभी सफिक्स या प्रीफिक्स जुड़ने की वजह से स्पेलिंग के अंदर जो चेंजेस आते हैं दोस्तों उन्हें हम कहते हैं इनफिक्स। क्लियर हो गई बात यहां तक? चलिए, मेरे दिल में कुछ बातें हैं जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूंगा, उसके बाद हम कहानी को लेकर चलेंगे आगे। फाइन। तो अब इस बात को थोड़ा सा डेलिबरेटली हम समझने की कोशिश कर लेते हैं। सबसे पहले तो मेरे द्वारा आप लोगों के लिए कितने प्रयास किए जा रहे हैं मैं उन चीजों को समझाना चाहूंगा। ये चीज मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप लोगों की परेशानियों के इलाज कैसे निकलेंगे वो ज्यादा बेहतर है। काफी सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तो सर आपने ऐसा बनाया कि मैं आपसे कोई सवाल ही नहीं पूछ पाऊंगा। फाइन। देखो दोस्तों, कमेंट्स बीच में पढ़ना मुझे लगता है एक वेस्टेज ऑफ टाइम है। आपकी हाय, आपकी नमस्कार, आपकी मुबारकबाद सब दिल से हैं, दिल तक पहुंच रही है। नॉट अ बिग डील। आज मुद्दे की बात पर आते हैं। सबसे पहली बात तो आप लोग डाउट कैसे पूछें। मैं अपना मेन स्ट्रीम कोर्स अभी आगे बढ़ा रहा हूं, पर उससे पहले ये 2-4 सवाल दिल में आए तो मुझे लग रहा है पहले इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देना चाहिए। सबसे पहला बच्चों के दिल में सवाल उठता है डाउट कैसे पूछें। तो डाउट के लिए आप लोगों के लिए एक छोटा सा सोल्यूशन तैयार कर दिया है मैंने। आप लोगों का अपना टेलीग्राम का एक प्यारा सा ग्रुप बना दिया है और इस ग्रुप को कल शायद आप लोगों को मैंने कहा था, टेलीग्राम एक सोशल मैसेंजर है, मैसेंजर कह लीजिए या सोशल छोटा सा ऐप है जिस पर आप व्हाट्सएप की तरह अपनी एक प्रोफाइल बना लें। फाइन। तो डाउट के लिए आप लोगों के लिए एक छोटा सा चैनल मैंने तैयार किया है, EGVCW2। देख लीजिए ध्यान से, ये लिखा है आप लोगों का एक छोटा सा ग्रुप और इसमें थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। तो ये जो ग्रुप है आप लोगों के लिए ये टीम हैंडल करती है। आप अपने डाउट्स इस पर पोस्ट करें, परेशानियों को इस पर पोस्ट करें ताकि आप लोगों की परेशानियों का डिस्कशन एक अच्छे तरीके से हम कर सकें। इसका नाम है EGVCW2। फाइन। और EGV के बाद ये जो CW है इसमें थोड़ा सा गैप है। फाइन। इन दोनों के बीच थोड़ा सा गैप है। आप इसके अंदर अपने आप को ज्वाइन करा लें और जितना जल्दी आप ज्वाइन कराते हैं तो ये आप लोगों के लिए एक छोटा सा तरीका हो गया। फाइन। एक तो बात होगी मेरे दोस्तों ये। फाइन। अब अगर हम इसकी बातचीत को लेकर चलने तो थोड़ा सा दूसरी बातें भी मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा। एक तो हो गया तरीका ये टेलीग्राम चैनल पर अपने डाउट पूछने का तरीका, एक बात हुई। दूसरा तरीका ये हुआ कि टेलीग्राम से मैं आप लोगों को और भी कंटेंट्स देता रहूंगा और उसके लिए एक चैनल है इंग्लिश विद गोपाल वर्मा। ये टेलीग्राम का एक ब्रॉडकास्टिंग सोशल नेटवर्क ग्रुप है जिसमें आप लोगों को सुबह से शाम तक बेहद खूबसूरत लेटेस्ट वोकेबलरी, कॉम्प्रिहेंशन और कई सारे ऐसे छोटे छोटे शब्द हैं जो हर दिन की भाषा में हम गलत बोलते हैं। इंग्लिश विद गोपाल वर्मा ये भी एक टेलीग्राम चैनल ही है, आप इसके अंदर भी अपने आप को ज्वाइन करा लें। फाइन। बहुत सारा बहुत प्यारा कंटेंट इसमें डलता है। फाइन। more than 15 people are always active in these two groups. Let me tell you, एक बहुत बड़ी टीम मेरे पीछे काम करती है जिस टीम की वजह से मैं आप लोगों के लिए एफिशिएंट बनता हूँ। फाइन। खैर, इसके अलावा आप लोग अगर चाहें तो फेसबुक पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक एक जरिया है जो आप लोगों के लिए नए बैचेस के बारे में, नए चेंजेस के बारे में, जो जो वैकेंसीज हैं उन सभी के बारे में बताने का एक जरिया है। तो फेसबुक पर हम लोग डालने की कोशिश करते हैं बहुत सारी चीजें। आप इस नाम से मुझे सर्च कर सकते हैं, गोपाल वर्मा। ठीक है। और ज्यादा परेशान होने की जरूरत है ही नहीं। सबसे अच्छा एक तरीका होता है गूगल क्रोम खोलो, उस पर गोपाल वर्मा सर इंग्लिश लिखो, सारी कहानियां आपको मिल जाती हैं। फाइन। सारे नेटवर्क, सारे के सारे सोशल प्लेटफॉर्म, सब कुछ आपको मिल जाता है। ये बताना आप लोगों के लिए इसलिए जरूरी है दोस्तों, तो एटलीस्ट आप लोगों का मेरा एक कनेक्शन बना रहे। फाइन। बात दिल की है, दिल तक जानी चाहिए। राइट। चलिए मेरे शिकारियों, थोड़ी सी बात लेकर चल लेते हैं आगे। सो नाइस ऑफ यू।
चलिए मेरे भाई, कहानी को थोड़ा आगे लेके चल लेते हैं। फाइन। तो चलिए दोस्तों, थोड़ी बात आगे लेकर चल लेते हैं। खैर, अब बच्चों के दिल में एक दूसरा सवाल आता है कि सर, स्टडी मटेरियल का क्या किया जाएगा। स्टडी मटेरियल आप लोगों के लिए पीडीएफ अपलोड की जा रही है, ठीक है जी। और कल से आप लोगों की पीडीएफ आप लोगों को मिलनी शुरू हो जाएंगी। उसमें करना क्या है, क्या नहीं करना है, जो अभी मैंने आप लोगों को बताया है टेलीग्राम चैनल का EGV_CW, आपको इसी पर, इसी से रिलेटेड वॉइस मैसेजेस भी मिल जाएंगे, जिन पे क्या करना है क्या नहीं करना वो मैं आप लोगों को टीम के साथ गाइड कराता रहूंगा। ठीक है बच्चों। तो असली बात ये थी कि हमारे पास हमारा फोन एक बहुत अच्छा जरिया है जो हम लोगों पर धीरे धीरे हावी होता जा रहा है। हम इस फोन पर व्हाट्सएप, फेसबुक और शायद टिकटॉक की दुनिया की वजह से, पबजी की दुनिया की वजह से हमारा लेवल ऑफ डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है। लेकिन अगर इसी फोन को पढ़ाई का जरिया हम बना पाए तो शायद हमारी ये मुहिम कामयाब होगी। फाइन। और इसीलिए मैं वो जरिए तलाशता रहता हूँ कि जिससे मैं आपके बिल्कुल नजदीक आ सकूं और आपको हर जगह पर, हर हालात में गाइड कर सकूं। लेट इट बी। खैर दोस्तों, ये तो थी हमारी एक छोटी छोटी बातें। इस कहानी को लेकर चल लेते हैं। अब छोटी सी बात को लेकर चलने की कोशिश करते हैं। फाइन। हम लोगों ने अभी तक समझने की कोशिश की ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे काम करते हैं और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का काम कैसे होता है, ये बनते कैसे, ये हमने समझा। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब जो मैं आगे की बात करना चाहूंगा, नाउन की कैटेगराइजेशन है। नाउन की अलग अपनी कैटेगराइजेशन है। नाउन को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जा सकता है। अब ये छोटे छोटे हिस्से कौन कौन से हैं, इसमें सबसे पहले बात आती है लेडीज एंड जेंटलमैन, जिसे हम कहते हैं काउंटेबल। कौन सा नाउन लिखा दोस्तों मैंने? काउंटेबल। और दूसरे नाउन की अगर मैं बात करूं तो इसे हम कहते हैं अनकाउंटेबल। फाइन। तो इन दोनों के अगर फर्क मैं आपसे पूछना चाहूं, बताओ बच्चों, काउंटेबल और अनकाउंटेबल में क्या फर्क है? लो जी सरकार, जवाब आ गया। काउंटेबल जिन्हें हम गिन सकते हैं और अनकाउंटेबल जिन्हें हम नहीं गिन सकते। तो मुझे ऐसा लगता है मैं कुछ एक शब्द आप लोगों के सामने लिख रहा हूं, आप भी साथ साथ लिखें। काउंटेबल के लिए C, अनकाउंटेबल के लिए U मार्क करें। ठीक है जी। मैं कुछ शब्द लिख रहा हूं आप लोगों के सामने, फटाफट से लिखें दोस्तों और इन्हें काउंटेबल या अनकाउंटेबल कैटेगरी में मार्क करते चले जाएं। मैंने आपके सामने कुछ शब्द लिखे हैं, लिखने का काम ना करें प्लीज, और जरा ध्यान से सोचने की कोशिश करें। इन लिखे हुए शब्दों को बड़े ध्यान से सोचने की कोशिश करें।
चलिए दोस्तों, मुझे लगता है आपने इन सभी के सभी शब्दों को काउंटेबल या अनकाउंटेबल मार्क कर दिया होगा। फाइन, पहले तो मैं इसे थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करता हूं कि काउंटेबल या अनकाउंटेबल, ये कह देना कि काउंटेबल जिन्हें हम गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल जिन्हें हम नहीं गिन सकते, ये बात अधूरी है सनम। ये बात तुक्केबाजी है, दिल जलो। ये बात अपनी जगह खतरनाक हो सकती है उनके लिए जो सीधे जुगाड़ लगा कर चलते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये काउंटेबल या अनकाउंटेबल कैसे बनते हैं इसको समझने का एक कायदा है। आज वो बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। काउंटेबल जिन्हें हम लोग कहते हैं, एवरीवन प्लीज पे अटेंशन। काउंटेबल हम जिन्हें कहते हैं, काउंटेबल ऐसे, फिर कह रहा हूं, काउंटेबल ऐसे नाउन को कहते हैं जो सिर्फ और सिर्फ निकल कर आते हैं कॉमन नाउन से। किससे निकल कर आते हैं बच्चों? कॉमन नाउन से। कॉमन नाउन एक ऐसा नाउन हुआ जिसे आप चाहें तो सिंगुलर से प्लूरल या प्लूरल से सिंगुलर बनाते हैं, और प्लूरलाइज करने के लिए आप इनके साथ सफिक्स कर सकते हैं एस या फिर ईएस। अलग अलग तरीके भी हैं, धीरे धीरे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे तो उनको हम रिलेटिवली जोड़ते चले जाएंगे। अनकाउंटेबल की अगर हम बात करें तो अनकाउंटेबल नाउन कैटेगरी में सबसे पहले थोड़ा ध्यान रखें, ये एक नाउन हुआ, कौन सा बच्चों? मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन को हम अनकाउंटेबल कैटेगरी में रखते हैं, पहली बात तो ये। दूसरी बात, इसी के जैसा एक और आता है जिसे अभी अभी हम लोग पढ़कर आए हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या लिखा बच्चों? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, पहले यहीं तक मैं लिखूंगा, कुछ और भी लिखना है मुझे आगे, वो देखेंगे हम बड़े ध्यान से। और एक चीज हमें समझ आई, ये सिर्फ और सिर्फ कैसे यूज होते हैं? सिंगुलर। इसका मतलब इनका हम लोग क्या नहीं बनाते? प्लूरल। अगर प्लूरल नहीं बनाते तो इनके साथ हमें सफिक्स करने की जरूरत भी नहीं है, एस या फिर ईएस। बातों को ध्यान से सुनना, आगे मैं चीजों को चैलेंज करता हुआ जाऊंगा। अब अगर मैं इस बात को ध्यान से समझूं, मैं अगर आपसे पूछूं कि वो कौन सा स्टार है जिसे हम मॉर्निंग स्टार कहते हैं, तो आपके दिमाग में आएगा सर मॉर्निंग स्टार तो शायद वीनस को कहते हैं। वो कौन सा स्टार है जो अपनी पोजीशन कभी नहीं बदलता? आप लोग कहेंगे पोल स्टार, है ना। अगर मैं आपसे पूछता हूं वो कौन सा स्टार है, इसका मतलब स्टार्स तो बहुत सारे हैं, स्टार तो कोई भी हो सकता है, और जो कोई भी हो सकता है वो कौन सी कैटेगरी से जुड़ा? कॉमन नाउन। कुछ बात समझ आ रही है बच्चों? मैंने आपसे सवाल पूछा, स्टार का प्लूरल बन सकता है? आपने कहा बिल्कुल, स्टार, स्टार्स। इसका मतलब ये बातचीत अपने आप में काउंटेबल हुई। शुगर, अगर ध्यान से देखें तो ये कहां से आया? बात समझ में आ रही है? और वैसे भी अगर हम समझे तो इसका प्लूरल नहीं बनता। क्या आप किसी दुकानदार के पास जाकर कह सकते हैं भैया शुगर्स दे दो? दुकानदार कहेगा मुक्का खाएगा आज, बदतमीज, है ना। इसका मतलब ये समझ में आया कि शुगर अपने आप में दोस्तों कौन सी कैटेगरी से हुआ? अनकाउंटेबल नाउन। रिंग की अगर हम बात करें तो रिंग अपने आप में एक कॉमन नाउन हुआ, प्लूरल बनाए रिंग, रिंग्स, काउंटेबल हुआ। गोल्ड अपने आप में मटेरियल नाउन हुआ, अनकाउंटेबल नाउन। अगर इस शब्द को हम ध्यान से देखें तो ज्यूल के साथ आप लोगों ने सफिक्स किया क्या चीज? ERY। अगर मुझे याद आ रहा है अभी सफिक्स करने की इस बात को हम कहां से जोड़कर आए थे? एब्स्ट्रैक्ट। इसीलिए शायद ये कौन सी कैटेगरी से है? अब बात को ध्यान से समझना, आपके एग्जामिनेशन में लिखा हुआ मिलता है, आपके एग्जामिनेशन में ध्यान से लिखा हुआ मिलता है, शी सोल्ड हर ज्वेलरीज, ऐसे लिखा मिलता है। और कई सारी किताबों से स्टूडेंट्स ये रट कर चलते हैं और वो कहते हैं अरे देखो भाई, ज्वेलरी के साथ हम ज्वेलरीज नहीं लिखते। अरे बदतमीज इंसान, ये तो बताओ क्यों नहीं लिखते? बस सीधा यही लिखा मिलता है, इसका प्लूरल नहीं बनता। अरे क्यों नहीं बनता भाई साहब, क्यों नहीं बनता? शायद आज मेरे स्टूडेंट्स को ये पता चल गया कि ये वो सफिक्सेस हैं जो बनाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सी कैटेगरी में है? अनकाउंटेबल। और इनका कैसे यूज हुआ? सिंगुलर। क्या नहीं बनता? इसी वजह से शायद क्या नहीं जुड़ता। कहानी तो समझो यार, सीधे शॉर्टकट पर क्या रखा है। आगे एक फिर से ऐसा ही शब्द मैंने आपके सामने लिखा, और ये फिर से लिखा हुआ शब्द आया सीन के साथ। क्या सफिक्स किया आपने? यार भाई, ये सफिक्स करने का प्रोग्राम अपना एब्स्ट्रैक्ट, इसीलिए क्या यूज हुआ? अनकाउंटेबल। अब इसे भी बच्चे रटते हैं, सर पोइट्रीज नहीं होता। अरे मेरे भाई, रटने की क्या जरूरत है यार? पोइट के साथ आपने RY सफिक्स किया, कैटेगरी हुई, बात खत्म। कौन सी कैटेगरी में? लो जी बताओ, रटने की क्या जरूरत है? जिस चीज को आप समझ सकते हैं भैया उसको भी रटे, बर्बाद हैं हम।
आगे लिखा मैंने कार। मैं अगर आपको कहूं कि मेरे दोस्त ने एक कार खरीदी तो आपके दिमाग में सबसे पहले ये सवाल उठेगा, भाई कौन सी कार? कार तो कोई भी हो सका है। अरे कोई भी हो सका है, ओ मेरे शिकारियों, कोई भी हो सका है। तो कैटेगरी कौन सी हुई भाई साहब? कॉमन नाउन हुई। अगर कॉमन नाउन हुई तो भाई जी आप लिखी हुई इस कार को काउंटेबल नाउन ही तो लेके चले। प्लूरल बनाकर देखो, कार कार्स, प्लूरल बनता है यार। आगे लिखा स्कूटर, स्कूटर्स, काउंटेबल नाउन हुआ। व्हीकल, व्हीकल्स, काउंटेबल नाउन हुआ। ट्रैफिक, ट्रैफिक्स, हमने तो कभी नहीं सुना भाई साहब, अनकाउंटेबल नाउन हुआ। हेल्थ, देखो जरा ध्यान से, हील के साथ क्या सफिक्स किया? सफिक्स करने की प्रोग्राम एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कैटेगरी अनकाउंटेबल नाउन। अरे यार सीधी बातें हैं। रुपी, रुपीज होता है भाई, काउंटेबल नाउन हुआ। डॉलर, डॉलर्स, काउंटेबल नाउन हुआ भाई। आगे अगर हम देखने की कोशिश करें, लिखा है मनी, मनीज, फिलहाल के लिए हम इसे मानकर चलेंगे बाबूजी अनकाउंटेबल नाउन हुआ। आगे लिखा वर्क, फिलहाल के लिए हम इसे मानकर चलेंगे अनकाउंटेबल नाउन हुआ। हया, अनकाउंटेबल फिलहाल के लिए। आगे लिखा अब बताओ सरकार, ये हुई एक प्यारी सी खोज, बताओ जरा इसका क्या करें? मंडे, मंडे नहीं समझ में आ रहा तो आगे कूद जाते हैं भाई साहब। ये क्या लिखा बोलो जरा, बनाओ इसका प्लूरल। रोहन्स, आओज, गले लग जाओज, आग लगा दूंगा आज। पॉसिबल ही नहीं है भाई। इसका मतलब यहां से एक चीज और जुड़ गई है, जो हम लोगों ने प्रॉपर नाउन की कैटेगरी मानी है, वो प्रॉपर नाउन भी अपने आप में किस कैटेगरी में रखा गया? अनकाउंटेबल। ये भी अपने आप में प्रॉपर नाउन है, ये भी अपने आप में प्रॉपर नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन हुआ। वीक, अगर ध्यान से देखता हूं तो वीक का प्लूरल होता है वीक, वीक्स। अगर ये बात लिखी है तो ये भी अपने आप में काउंटेबल हुआ। सिंगर, अभी थोड़ी देर पहले हमने समझा था कि वर्ब के साथ ER या OR सफिक्स करने से ये कॉमन नाउन बनते हैं। पढ़ी थी थोड़ी देर पहले बात, वही बात अगर कॉमन नाउन है तो सर ये अपने आप में काउंटेबल कैटेगरी बनती है। सिंगर, सिंगर्स, देखो फिर से टीच, ER सफिक्स किया, कॉमन नाउन बनाने वाला, तो ये भी हुआ हमारे सामने काउंटेबल नाउन। पहले इस बात को थोड़ा ध्यान से लिखें, कुछ चीजें मैंने इनबॉक्स की हैं, इनको हम डिटेल में समझेंगे थोड़ी देर बाद। तो मुझे लगता है मेरे दोस्तों ने ये वाली कहानी समझ ली है। लिखने का काम आराम से करें प्लीज, पहले ध्यान से समझने की कोशिश करें। फाइन, चलिए बच्चों थोड़ी बात आगे लेके चल लेते हैं। अब मेरे कई दोस्तों के दिलों में सवाल उठता हुआ, सर कलेक्टिव नाउन का क्या करें? कलेक्टिव नाउन का भी जिक्र आएगा, देखते रहिए सामने, ठीक है। नाउन की कथा बहुत लंबी है, जितना ध्यान से सुने समझे उतनी चीजें मजेदार लगती हैं। नाउन की इस कैटेगराइजेशन से थोड़ा आगे हम लोगों को बात को लेकर चलें तो नाउन की इस कैटेगराइजेशन में एक प्यारी सी चीज आती है और इस बात को हम लोग कहने की कोशिश करते हैं। पढ़कर सुना दो जरा। जेंडर, क्या लिखा मैंने? जेंडर। आर साउंडेड नहीं है, ये याद रखना, पहले दिन बताया मैंने आपको। जेंडर, अगर हम इसे हिंदी में कहें, मुझे हिंदी नहीं आती, नहीं बोलूंगा। जेंडर को लेकर पहले कहानी को समझे, कैसे कैसे हिस्सों में ये बढ़ता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, इसकी सबसे पहली कैटेगरी आती है जिसे हम कहते हैं मैस्कुलिन। बोलकर सुनाओ जरा। मैस्कुलिन, इसे हम मस्कुलाइन नहीं कहते, इट इज नॉट करेक्ट टू से, इट इज मैस्कुलिन। मैस्कुलिन की अगर हम बात करते हैं तो इसे हम कहते हैं बच्चों मेल रिप्रेजेंटिंग। क्या लिखा मैंने? मेल रिप्रेजेंटिंग। जितने भी मेल सब इसी कैटेगरी में आए। जैसे जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनमें काफी सारे बॉय हो सकते हैं, कुछ मैन हो सकते हैं, कुछ वेरी गुड हो सकते हैं, कुछ। मेरी बात कुछ समझ में आ रही है भाई? आए ना, इससे आगे प्रोग्राम जा नहीं पाएगा। फाइन, चलिए। तो इसी के जैसा एक दूसरा जेंडर आता है जिसे हम कहते हैं फेमिनिन। बोलकर सुना लो जरा बच्चों।
फेमिनिन। फेमिनिन की अगर हम बात करते हैं तो इसे हम लोग कहते हैं फीमेल रिप्रेजेंटिंग। क्या लिखा मैंने? फीमेल रिप्रेजेंटिंग। जब फीमेल रिप्रेजेंटिंग की हम बात करते हैं तो बॉय से तैयार हुआ एक प्यारा सा शब्द गर्ल, मैन, वुमा। आगे लिखा हस्बैंड से वाइफ। ये हो गया जी आपके सामने एक और शब्द। क्लियर हो गई बात? अच्छा जी। एक अगला जेंडर और है जो काम आएगा, समझ लेते हैं। इसे हम लोग कहने की कोशिश करते हैं न्यूटर जेंडर। क्या लिखा दोस्तों हम लोगों ने? न्यूटर जेंडर। अगर न्यूटर जेंडर की आप बात करें, न्यूटर जेंडर की अगर हम बात करें तो न्यूटर जेंडर की बात देखें तो बेसिकली ये जेंडर किसी इंसान से ताल्लुक नहीं रखता, ये जिसका जिक्र करता है ऑब्जेक्ट। आप गलत जगह चले गए थे वैसे, हाँ। एग्जाम्पल्स पर आओ, जल्दी समझ में आ जाएगा। जैसे अगर मैं कहने की कोशिश करूं चेयर, टेबल, पेन, या इन्हीं से रिलेटेड कोई भी आप शब्द लिख सकते हैं। अच्छा जी, एक अगला हमारे सामने जेंडर आता है जिसे हम लोग कहने की कोशिश करते हैं कॉमन जेंडर। मैं लिख रहा हूं, बड़े ध्यान से देखने की कोशिश करें। कॉमन जेंडर। अब कॉमन जेंडर अपने आप में क्यों खास है, इससे कई सवाल निकलते हैं। कॉमन जेंडर अपने आप में एक ऐसा जेंडर हुआ जो मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों के लिए एक ही जैसा हुआ। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करना चाहूं, एग्जाम्पल में कहा जा सकता है आपके सामने टीचर। जैसे अगर मैं कहने की कोशिश करूं स्टूडेंट, अरे हाँ है ना। अगर मैं कहने की कोशिश करूं, इसमें और भी शब्द आ सकते हैं। मैंने एक शब्द लिखा रिप्रेजेंटेटिव। क्या लिखा? रिप्रेजेंटेटिव। फाइन। तो ऐसे बहुत सारे हमारे सामने शब्द हो सकते हैं जो कॉमन जेंडर में आते हैं। अब इसको लेकर एक सवाल तैयार कर रहा हूं, बड़े ध्यान से देखने की कोशिश करें और जचाएं तो के लगाएं अपने आंसर्स की। मैंने एक सेंटेंस आपके सामने लिखा, अ स्टूडेंट is expected to utilize his or its time। एक छोटी सी बातचीत अगर मैं कहने की कोशिश करता हूं, या फिर एक दूसरी बात कर लेता हूं, आ टीचर मस्ट बी ट्रू टू हिज और इट्स एफर्ट्स। अगर मैं मानने इन दो छोटे छोटे सवाल में आप लोगों से पूछने की कोशिश करूं, आप बताओ जरा क्या करें? तो आप अगर इसको थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करें तो कॉमन जेंडर के लिए एक सवाल का जवाब हम लोग तैयार करते हैं, और वो तैयार है बेसिकली हमारी बातचीत। इसे हम लोग जनरल इंग्लिश के आधार पर तैयार करते हैं। जब जनरल इंग्लिश की हम बात करते हैं तो इसको लेकर एक नियम तैयार होता है, एंड दैट इज कॉल्ड प्रायोरिटी। क्या लिखा मैंने? प्रायोरिटी। प्रायोरिटी का मतलब होते हैं हम इंपॉर्टेंस किसको देते हैं। प्रायोरिटी के आधार पर ये आता है लिखा हुआ, अगर कॉमन जेंडर, तो प्रायोरिटी डिस्ट्रीब्यूट हो गई। सबसे पहले हम लोग ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं इसमें किसको? ई को, यानी कि मैस्कुलिन एटीट्यूड को। अगर ये हमें लिखा हुआ नहीं मिलता तब हम चुनते हैं इट को, और अगर फिर भी हमें कोई चॉइस नहीं लिखी मिलती तो हम यूज करते हैं शी को। फाइन। जनरल इंग्लिश के इस एटीट्यूड की अगर मैं बात करता हूं तो देखो दोस्तों, यहां लिखा हमारे सामने स्टूडेंट। अब स्टूडेंट का अगर जिक्र है, हमें नहीं पता ये कौन है, तो हम प्रायोरिटी के आधार पर मैस्कुलिन एटीट्यूड की बात करते हैं। टीचर अगर हमारे सामने लिखा है, फिर हम वापस पहुंच गए मैस्कुलिन एटीट्यूड पे। इज माय पॉइंट क्लियर? फाइन। तो पहले एक बार इसे थोड़ा ध्यान से देख लें, फिर मैं समझने के लिए एक दूसरा लेवल इसी के साथ जोड़ना चाहूंगा।
आई होप आप लोगों ने इन चीजों को लिख लिया होगा। चलिए दोस्तों, मैं आपके सामने कुछ छोटी सी बातचीत की चॉइसेस क्रिएट करूंगा, और ये सवाल एग्जामिनेशन अगर अच्छा तैयार किया जाता है तब पूछा जाता है। बड़ा ऑकवर्ड लगता है इन चीजों को देखना, पर आप लोगों को सीखना जरूर है दोस्तों। मैं तो एक चीज हमेशा बार बार कहूंगा आप लोगों के सामने कि भैया अब की बार आखिरी बार सीखो, एक बार और आखिरी बार। बार बार के एक्सपेरिमेंट अपने साथ करने की जरूरत नहीं है। और एक चीज और दिमाग में बैठा कर चलना बच्चों, एक को साध है सब सद है, सब साध है सब जाए। जो एक को पकड़कर चलता है उसकी नैया पार है, और जो सबके चक्कर में पड़ता है वो डूबता है। जो एक सहारे को अपना आखिरी सहारा मानता है उसकी नैया पार है। आपने गोपाल वर्मा सर को चुना है तो बहुत कुछ सोच समझ के चुना होगा। सर बहुत सारे सिलेक्शंस दिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स की जिंदगी में रोशनी की। शायद इसीलिए आप लोगों का विश्वास, आप लोगों की ये कोशिश साथ जुड़े रहने की, मेहनत को सक्सेसफुल बनाने की, मैं अपनी मेहनत मानता हूं। मैं अपना भी एक एम बनाकर चलता हूं। मैं कल भी एक बात कह रहा था आप लोगों के सामने कि मेरा अपना भी एक लालच है आपके सिलेक्शन में। आपके सिलेक्शन से मुझे एक ऐसी इन्वेस्टमेंट तैयार करनी है कि इस पूरे हिंदुस्तान, इससे बाहर कहीं पर भी जाऊं, कहीं ना कहीं कोई मेरा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट अगर मुझे मिलता है तो सोच के देखो यार, इस गोपाल वर्मा ने क्या कमाया। इस गोपाल वर्मा ने वो स्टूडेंट कमाया जो अपने जीवन को लायक बना पाया। किसी भी देश के अंदर, किसी भी देश के अंदर अगर मैं देखना चाहूं, किसी भी देश के अंदर आतंकवादी या किसी भी देश के अंदर चोर डाकू लुटेरे हर किसी देश में मिल सकते हैं, और वो अगर मिलते हैं तो उनकी एज ग्रुप यही है। उनकी एज ग्रुप यही है 18 से 30 साल के बीच। किसी देश के अंदर किसी आतंकवादी की आप जाकर शक्ल ध्यान से देखोगे ना, वो आतंकवादी 60-70 साल का नहीं मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि यही वो एज है जिसमें मिसगाइड किया जा सकता है। यही वो एज है जिसमें अच्छे से अच्छे स्टूडेंट को डायरेक्शन से डैमेज किया जा सकता है। और मैं अपने इस भारत के देश को, मैं अपने इस भारत देश के बच्चों को, भारत देश के बच्चों को ही नहीं, मैं इस विश्व के बच्चों को, मैं इस विश्व के बच्चों को डरने नहीं दूंगा, गिरने नहीं दूंगा, संभलने से हटने नहीं दूंगा। ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है कि हर कोई इंसान अपने लायक बने। हर कोई इंसान जिस लैंग्वेज की वजह से बहुत आगे पहुंच सकता है उस लैंग्वेज को बिल्कुल ठोक कर पढ़ाऊंगा भाई, और बिल्कुल एक एक चीज बिल्कुल दिल के अंदर बैठा कर चलूंगा। और जिन बच्चों के दिल दिमाग में ये चीज अच्छे से बैठ गई कि जो है वो यही है, वो सक्सेसफुल होंगे। सॉरी, मैं थोड़ा भावुक हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि बहुत सारे लोगों को बर्बाद होते देखा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को अपनी जिंदगी में एक्सपेरिमेंट कराते हुए देखा। हल्की फुल्की जानकारी से सोचते हैं काम चल जाएगा, बच्चों प्री निकल जाता है, मेंस में तोते उड़ जाते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? कभी कभी ऐसा होता है कि तैयारी बहुत अच्छी होगी, जिस पेपर के लिए हम तैयारी कर रहे हैं 3 दिन पहले हो गया टाइफाइड, 3 दिन पहले हो गया पोक्स, 3 दिन पहले हो गए बीमार, पेपर देने नहीं जा पाए। फिर दिमाग काम करता है कि यार दूसरा पेपर देख लें सर, दूसरे पेपर के लिए तब दिमाग ये घूम जाता है, अरे मैंने तो सर उस पेपर की तैयारी की थी, इसमें क्यों जाऊं। टीचर की गलती है। टीचर आपके दिल में जब जोश भरता है, आपके दिमाग में एक पॉजिटिव वाइब अगर भरता है, तो उस बच्चे के दिल में ये सवाल अपने आप उठता है कि क्यों ना तैयारी करके हर एक पेपर को क्वालिफाई करूं। आपका गोपाल वर्मा आपके साथ है, भूल ना जाना इस बात को। आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है। ठीक है दोस्तों, ज्यादा बोल गया लगता है, पर आपका सपना मेरा सपना है। इस सारी बातचीत को समझने के लिए कुछ और मैं आपके सामने शब्द लिख रहा हूं दोस्तों। इन शब्दों में से जहां आपको जो ठीक लगे टिक करना, जो गलत लगे उसे क्रॉस करते चलना। आंदो सरकार कुछ शब्द, इन्हें ध्यान से देखने की कोशिश करना मेरे बच्चों। और मुझे टिकटॉक चाहिए, टिकटॉक वीडियो वाली नहीं, ठीक है? बहुत प्यारी प्यारी चीजें समझने की कोशिश करेंगे।
मैंने आपके सामने कुछ शब्द लिखे हैं दोस्तों, इन शब्दों को थोड़ा सा ध्यान से देखें और आपको जो इनमें ठीक लगे गलत लगे जरा उनके बारे में सोचने की कोशिश करें। शाबाश, आप कोशिश कर रहे हैं। प्लीज लिखने की कोशिश नहीं, इन लिखी हुई बातचीत को, इन लिखनी हुई बातचीत को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करनी है। चलिए दोस्तों, इस बातचीत को समझने की कोशिश करते हैं। आप लोगों ने अपने अपने हिसाब से तुक्केबाजी कर ही ली होगी, खेल को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे सामने लिखे हुए इन सभी के सभी शब्दों में ठीक या गलत का ये जो खेल है आपने अपने हिसाब से जचा लिया होगा। अब मैं इस बातचीत को आप लोगों की चॉइसेस पूछूं, सुनूं, समझूं, उससे ज्यादा बेहतर है मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा कि इनमें सही या गलत बातों को कैसे पहचाना जाता है। फाइन, चलो दोनों बातों को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करें। कॉमन जेंडर को फिलहाल हम लोगों ने दो हिस्सों में बांटने की कोशिश की। एक हमारे सामने आती है जिसे हम कहते हैं, जब आप बताना चाहते हैं कोई भी प्रोफेशन, कोई भी पोस्ट, कोई भी रैंक, या फिर अगर मैं कहूं तो कोई भी टाइटल। जब इनकी हम बात करते हैं तो जेंडर को स्पेसिफिक बनाने के दो तरीके हुए। या तो हम लोग उनसे ठीक पहले जोड़ देते हैं मैस्कुलिन बनाने के लिए मैन, फेमिनिन बनाने के लिए हम लोग जोड़ देते हैं वुमेन। ये दो शब्द हमारे हुए, पहली बात तो ये। फिर अगर इसी लिखी बातचीत को हम प्रोफेशन, रैंक, टाइटल से हटाकर अगर हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें किसी भी इंसान की, किसी भी वस्तु की, या किसी भी वस्तु से संबंधित कोई भी चीज की, तो बच्चों इसके लिए हम लोग जोड़ने की कोशिश करते हैं मेल, या फिर शब्द से ठीक पहले फेमिनिन बनाना है तो हम जोड़ते हैं फीमेल। यही एक अकेला ऑथेंटिक तरीका है। इसमें भी फ्लक्चुएशंस हैं, अगली क्लास में हम लोग देखेंगे कि इसमें कितनी वेरिएशंस हम लोगों को ऑब्जर्व करने को मिलती हैं। ठीक है दोस्तों, अब लिखी हुई बातचीत में एक एक करके हम लोग जचाना शुरू करते हैं। सोल्जर कहना अपने आप में ठीक हुआ, मेल सोल्जर कहना अपने आप में गलत हुआ, फीमेल सोल्जर भी गलत हुआ। सोल्जर अपने आप में एक पोस्ट है, एक रैंक है। वुमेन डॉक्टर बिल्कुल कहना ठीक हुआ। लेडी डॉक्टर सवाल उठ गया। वुमेन डॉक्टर एक और सवाल उठ गया, बात करेंगे इसके बारे में भी डिटेल में। फीमेल इंस्पेक्टर बिल्कुल गलत जवाब हुआ सर, आगे देखें। मेल नर्स बिल्कुल गलत हुआ। नर्स अगर ध्यान से समझे तो एक पोस्ट है।
वुमेन नर्स बिल्कुल ठीक हुआ। वुमेन टीचर बिल्कुल सही हुआ। आप लोग जानकर थोड़ा सा हैरान हो सकते हैं कि वुमेन स्टूडेंट ग्रामेटिकली कहना बिल्कुल ठीक है, और जो लोग कहते हैं फीमेल स्टूडेंट बिल्कुल कायदे से ही गलत है। दो तरीके समझने की कोशिश करो, या तो जो रिकमेंडेड है जिनकी ये भाषा है वो इसे कैसे कहते हैं, या फिर जैसा आपका मन करे वो आपकी अपनी बेहोशी है और उस बेहोशी का कोई लेना देना नहीं है। अगली देखो, मैं एक चीज जानता हूं बच्चों, जिनकी ये भाषा है उनके हिसाब से सीखेंगे तो कभी गलती नहीं कर पाए। आप अगर उनके हिसाब से नहीं चले, अपनी मनमर्जी चलाएं, तो सरकार आपसे बड़ी बेहोशी कोई नहीं फैला सकता। आगे आ जाते हैं एक छोटी सी बात को समझने के लिए। जेंट, तो जी सरकार, सभी दोस्तों ने गलत कहा होगा, इसे थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करें। मैं तो आपको कुछ नहीं कह रहा, आप लोगों के पास अपना फोन है, क्लास खत्म होने के बाद इस शब्द को सर्च करके देखना, आपको पता चलेगा कि ये गड़बड़ कहाँ है। फाइन, अब मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करूंगा। बेसिकली मैन के साथ जुड़ा ये जेंटल है, यही बताने की कोशिश करता है, इसका एक अंदाज जो एड्रेस के लिए यूज किया जाता है। एड्रेस का मतलब हुआ संबोधित करना। आप संबोधन के लिए, आप जब पब्लिक को एड्रेस करते हैं, पब्लिक के सामने कुछ भी बोलते हैं, आप जब भी कुछ बात कहना चाहते हैं तो बात कहने से पहले लोगों को ये एक छोटा सा शब्द बोलते हैं, जेंटलमैन। इसमें पॉइंट क्लियर? तो इसी को अगर हम कहते हैं तो ये जो बोला जाना है इसे हम लोग कहते हैं रिस्पेक्टफुल। यानी कि ये जो हमारा तरीका है, हम इसे रिस्पेक्टफुल मेंटेन करने की या रिस्पेक्टफुल्ली बोलने की कोशिश करते हैं। फाइन, अब मैन अपने आप में जनरल सेंस हुआ, जेंटल लगते ही ये रिस्पेक्ट मेंटेन करने की बात हुई। ठीक इसी तरीके से जेंटल वुमेन अगर हम कहने की कोशिश करें तो ये भी हमारे सामने एक रिस्पेक्ट मेंटेन करता है। इस जेंटल का ही छोटा रूप, बिगड़ा रूप हमारे सामने आता है जेंट। ग्रामेटिकली ये सही है। जेंट्स कहने का मीनिंग क्या नॉनसेंस, आप अपनी डिक्शनरी में क्लास ओवर होने के बाद सर्च करें, पढ़ें। अब लेडी की अगर हम बात करते हैं तो लेडी भी हम लोग यूज करते हैं रिस्पेक्ट के अंदाज में। बेसिकली अपने आप में ही एक टाइटल होता था जो बहुत पुराने समय में, बिल्कुल बहुत पुराने समय में ही ये शब्द यूज होता था, अंग्रेज इसे यूज करते थे। जेंटल के साथ अगर मैं कहने की कोशिश करूं, क्या लेडी कहने की सेंस बचती है? नॉनसेंस हुआ सर। लेडी अगर कहें तो रिस्पेक्ट मेंटेन करता है, जेंटल जुड़ता है तो रिस्पेक्ट मेंटेन करता है, कहीं ऐसा तो नहीं इन दोनों का एक साथ यूज करना सुपरफ्लॉस हुआ? ठीक है, आगे आ जाओ बच्चों। लिखा है मेरे सामने लेडी प्रिंसिपल। बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करें, प्रिंसिपल कहना अपने आप में एक पोस्ट है, हाँ या ना? अगर ये अपने आप में एक पोस्ट है, अगर ये अपने आप में कहना एक पोस्ट है, तो हर एक पोस्ट की अपनी अपनी रिस्पेक्ट पहले से ही होती है। इज माई पॉइंट क्लियर? किसी भी इंसान की पोस्ट अपने आप में ही रिस्पेक्ट रखती है, उसको और रिस्पेक्ट देने के शब्दों की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब यहां पर प्रिंसिपल के साथ लेडी ना कहकर ज्यादा बेहतर हुआ, हमें कहना चाहिए वुमेन प्रिंसिपल। मुझे लगता है इसी के साथ साथ आपका ये जवाब भी तैयार हुआ, लेडी डॉक्टर। ग्रामेटिकली ये गलत है, डॉक्टर अपने आप में ही रिस्पेक्ट मेंटेन करता है। अगर आप इसके जेंडर को स्पेसिफिक बनाना चाहते हैं तो दिस वे इज करेक्ट। ये बात गलत हुई, इसके पीछे क्या कहानी आगे हम समझेंगे। आज लेडीज एंड जेंटलमैन अगली कुछ बातों को लेकर चलना चाहेंगे। सबसे पहले लिखा नजर आया वुमेन ड्रेस। सर देखा अगर ध्यान से जाए तो ये नॉन लिविंग के हिसाब से चल रहा है, ग्रामेटिकली ये गलत हुआ। फीमेल शूज बिल्कुल सही हुआ। वुमेन एक्टर, एक्टर अपने आप में एक प्रोफेशन है तो कहना बिल्कुल सही। वुमेन रूम बिल्कुल गलत हुआ। अब इसके पीछे भी कई सारे लोग अपनी नई नई कहानी बनाकर चलते हैं, उस कहानी के पीछे क्या वजह वो हम अगली क्लासेस में डिकोड करेंगे। पहले यहाँ तक की बात को ध्यान से देखें, समझें और लिखें। लिखें नहीं, पहले समझें प्लीज।
कॉमन जेंडर को लेकर दो बातें हमारे सामने आती हैं। एक बात हम लोगों ने समझी कि कॉमन जेंडर के अंदर एक प्रायोरिटी का हिसाब किताब होता है, और दूसरा जो जिक्र हम लोगों ने समझा वो प्रायोरिटी का जिक्र नहीं होता, उसे स्पेसिफिक जेंडर बनाने के दो तरीके हैं। एक हमारे सामने प्रोफेशन, एक हमने कहा फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। इज माय पॉइंट क्लियर? तो अगर हम समझने की कोशिश करें तो फिर समझेंगे। चलिए दोस्तों, यहां तक की बात को हम लोगों ने समझ लिया है, तो एक अगली बात को लेकर चल लेते हैं। फाइन। अब यहां से एक अगर चीज जुड़ जाती है, कभी कभी लोग कहते हैं कि सर जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनके साथ हम लोग जेंडर की अगर बात करें तो क्या चले। आ जाओ दोस्तों, थोड़ी सी बात को समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ी सी बात को अगर समझने की कोशिश करें तो ये भी खूबसूरत बात होगी। थोड़ा ध्यान से देखें। कुछ लोग ये मानते हैं कि सर जेंडर को अगर हम ऐसे ही लेकर चलते हैं तो कॉमन जेंडर की बातचीत को तो चलो ठीक है, लेकिन कभी कभी हमने सुना है, कभी कभी हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स के साथ भी जेंडर वाला माहौल तैयार करते हैं। पहली बात तो ये एक पोइटिक लाइसेंस है। मेरे शब्दों को ध्यान से सुनना, ये एक पोइटिक लाइसेंस है। पोइटिक लाइसेंस का मतलब क्या हुआ? जब आप पोइट्री की बात करते हैं तो पोइट्री की जब आप बात करते हैं तो पोइट्री के इस डिस्कशन या पोइट्री की इस बातचीत के वक्त आप लोग नॉन लिविंग थिंग्स को भी मैस्कुलिन या फेमिनिन मानकर चलते हैं। जैसे गाने वाने तो आप सुनते ही होंगे, बहुत सारे गाने आप लोग सुनते होंगे, मुझे गाना याद नहीं आ रहा है। कोई भी गाना आप सुनते होंगे तो कभी कभी नॉन लिविंग थिंग्स को भी हम लोग लिविंग की तरह से बताने की कोशिश करते हैं। जैसे सावन के झूलों ने मुझको बुलाया। मैं शिकार नहीं कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ एक गाना गा के ये समझाना चाह रहा हूं, सावन के झूले आपको बुला नहीं सकते। आया ना? सावन के झूले आपको बुला नहीं सकते, पर कभी कभी नॉन लिविंग का बिहेवियर हम लिविंग की तरह से, लेकिन आप इसको सिर्फ पोइटिक लैंग्वेज में यूज करते हैं। आप प्रोजाइक लैंग्वेज में आप इसका यूज नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कह सकता अरे मैं कल मिलता हूं आप लोगों से, सावन के झूले मुझे बुला रहे हैं, आप हंसोगे मुझ पर। आया ना? तो ये कभी कभी चीजें नॉनसेंस हो जाती हैं। अब इसको लेकर थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में ले लेता हूं, क्योंकि बच्चों के दिल में कोई सवाल ना रहे, ये मेरा पहला फर्ज है। फाइन। तो जैसे हम लोग अगर देखें सन, मून, या फिर अगर हम कहने की कोशिश करें रिवर, अर्थ, लाइफ, डेथ, स्टॉर्म, या फिर अगर मैं कहने की कोशिश करता हूं इसके अलावा लो जी, थोड़ा सा इन्हीं से जुड़े हुए शब्द निकाल लिए मैंने। सनलाइट, मूनलाइट, या फिर और भी ऐसे शब्द हम लेके चल सकते हैं। मैंने एक शब्द लिखा आपके सामने, स्प्रिंग, ऑटम, या फिर अगर मैं कहने की कोशिश करूं विंटर, समर। तो इन सभी की अगर हम बात करने की कोशिश करें तो ये सारे के सारे हमारे शब्द हैं, इनको भी मैस्कुलिन या फेमिनिन बनाने की कोशिश करते हैं। चलो दोस्तों, इसको समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली जो मैस्कुलिन होते हैं, मैं थोड़ा सा खूबसूरत लिख देता हूं, बेसिकली जो मैस्कुलिन होते हैं वो, और दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो एक हुए आपके फेमिनिन। इन दोनों में फर्क क्या होता है? जो मैस्कुलिन होते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, जो मैस्कुलिन होते हैं उनके अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं, उनके अपने कुछ क्वालिटीज होते हैं। प्लीज बुरा मत मानना, मैं समझाने के लिए लिखूंगा। जो मैस्कुलिन होते हैं मानते हैं कि मैस्कुलिन अपने आप में थोड़े रूड होते हैं, रूड होते हैं। उनके पास एक छोटी सी बात और देखने को मिलती है, स्ट्रेंथ, राइट। अगर हम कहने की कोशिश करें रूड जैसा एक शब्द और काम आ सकता है, रिजिड। क्या कहा? रिजिड। फाइन। अगर हम कहने की कोशिश करें तो ये अपने आप में थोड़े से टफ भी होते हैं, राइट, टफ भी होते हैं। फेमिनिन की अगर मैं बात करता हूं तो इनके अंदर एक बहुत अच्छा एस्पेक्ट हुआ, ब्यूटी। फाइन। अगर हम फेमिनिन की एक दूसरी बात करना चाहें तो फेमिनिन के अंदर ब्यूटी के अलावा और बात होती है जिसे हम कहते हैं प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी कह लीजिएगा, या फिर इसी के साथ हम रिप्रोडक्टिविटी भी कह सकते हैं। फाइन। फेमिनिन की अगर हम बात करें तो ये होते हैं सॉफ्ट। क्या होते हैं? सॉफ्ट। प्लीज बुरा मत मानिएगा, ये ग्रामेरियंस की कही गई बात है। फाइन। वरना मुझे इन चीजों के लिए कोई खास
सॉफ्ट होते हैं। अगर हम कहने की कोशिश करें तो ये अट्रैक्टिव भी होते हैं। क्या हुए? अट्रैक्टिव भी होते हैं। अब इन्हीं छोटे छोटे एट्रीब्यूट्स के आधार पर हम इनको मैस्कुलिन या फेमिनिन मानकर चलते हैं। आज थोड़ी सी बात को समझ लेते हैं। लिखी हुई बातचीत में अगर मैं सन की बात करूं तो सन अपने आप में कैसा महसूस होता है आपको? सन अपने आप में रूड महसूस होता है। आप सूरज के सामने जरा देख कर देखें 5 मिनट, मामला गड़बड़ हुआ, इसलिए मैस्कुलिन। मून, चांद छिपा बादल में शर्मा के, चांद सी महबूबा हो मेरी कब। सर खूबसूरती होती है, इसीलिए तो हमने इसको भी फेमिनिन कहा है आज तक। यही वाले एट्रीब्यूट्स यहाँ, सनलाइट मैस्कुलिन, मूनलाइट फेमिनिन। आगे लिखा रिवर, रिवर का नेचर प्रोडक्टिव माना जाता है, रिप्रोडक्टिव माना जाता है, फेमिनिन, इसलिए गंगा माँ कही जाती है। अर्थ सबसे ज्यादा खूबसूरत प्लेनेट है, खूबसूरती मिलती है, फेमिनिन। लाइफ, लाइफ हमेशा अच्छी तरीके से देखी जाती है, इसलिए फेमिनिन। डेथ, डेथ रिजिड मानी जाती है, आती है तो इमोशंस नहीं होते इसमें, इसलिए मैस्कुलिन। स्टॉर्म, तूफान आता है, सभी लोग समझ ही गए, रिजिड होता है माहौल। स्प्रिंग, एक ऐसा सीजन जिसमें रिप्रोडक्टिविटी होती है, इसलिए कहा गया फेमिनिन। ऑटम सर रिजिड होता है, मैस्कुलिन। विंटर मैस्कुलिन, समर मैस्कुलिन। खैर, अब आप लोग एक बात को बड़े ध्यान से सीखने समझने की कोशिश करें। डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन कहूँ या लेडीज एंड जेंट्स, अब इस जेंट्स का तो माहौल हमें समझ में आएगा जब हम लोगों का क्लास के बाद आप लोग रिवाइज करोगे। अब छोटी सी बात को ध्यान से देखो, हम लोगों को नाउन सिखाने वाले बहुत सारे लोग हैं, सीधे उठाते हैं बेटे काउंटेबल होता है कि अनकाउंटेबल होता है। भाई सब काउंटेबल अनकाउंटेबल तो बता दिया आपने, अनकाउंटेबल बनते कैसे ये भी तो समझ आया होगा आप लोगों को आज। बोलो हाँ। जेंडर को लेकर सारे लोग ये कह देते हैं मैस्कुलिन फेमिनिन हो है, ये हो है, वो है। अरे भैया कैसे बनते हैं ये समझ आया आप लोगों को? इतनी सारी कथा है समझने को और हम लोग छोटी छोटी चीजों को रट के निकल जाते हैं। इज माई पॉइंट क्लियर? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की बात को मैं यहीं पर रोकने की कोशिश करूंगा। कहानी इसके बाद हम लेके चलेंगे इसके अगली क्लास में। एक बार फिर से बता देता हूं, टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों का अपना एक पर्सनलाइज्ड चैनल है जिसका नाम मैंने आपको बता दिया है, EGV, थोड़ा स्पेस छोड़कर लिखें, CW2 टेलीग्राम चैनल है। इस पर आप अपना सब्सक्राइब करें। कोई भी डाउट, परेशानी, घबराना, जी में चलाना या जो भी आप लिखना चाहें इस पर लिख सकते हैं, लेकिन डाउट सेंसिबल हो, इस बात का ध्यान रखें। फाइन, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। गुड नाइट, एक ओंकार।